चैप्टर 13 सीआरपीसी सेक्शन 183 ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉइस। इसमें कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है जर्नी या वॉइस मतलब शिप से ट्रैवल करते टाइम, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट होम द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वॉइस। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने जिसने ऑफेंस कमिट किया है या जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है या जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है वो एक जर्नी के दौरान कमिट हुआ है या शिप से ट्रैवल करते टाइम पे कमिट हुआ है, तो उसका जो द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्राइड बाय कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ट इन कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉइस। तो बोल रहे हैं कि उसका इंक्वायरी और ट्रायल जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हो करके वो चीज़ें या जिसके रिस्पेक्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है या पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है या जिसके अगेंस्ट में कमिट हुआ है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हो करके गए हैं उसके पास पावर है उस पर इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करने का। अब है सेक्शन 184, इसमें है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। तो ऑफेंसेस जो एक साथ जिनका ट्रायल चलेगा उनका प्लेस क्या होगा इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्लॉज ए में है वेयर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच सच ऑफेंस बाय वर्चू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, सेक्शन 220 और सेक्शन 221। The offence may be inquired into or tried by any court competent to inquire into or try any of the offences। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है पर्सन के द्वारा, एक से अधिक ऑफेंस कमिट किया गया है और उस पे जो अपराध उस पे जो आरोपित होंगे उसका जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो सेक्शन 219, सेक्शन 220 और सेक्शन 221 ऑफ सीआरपीसी के आधार पर चलेगा। तो उसमें क्या है कि उनमें जो ऑफेंसेस उसने कमिट किया है उसमें से किसी भी ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल कोई कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और सेक्शन 219 बोलता है कि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर में बी चार्ज टुगेदर। तो बोल रहे हैं कि अगर एक साल के अंदर किसी ने 3 ऑफेंस कमिट किए हैं सेम काइंड के, तो उसका जो उस पे जो अपराध आरोपित किए जाएंगे वो एक साथ किए जा सकते हैं क्योंकि सेम काइंड का ऑफेंस है। और सेम काइंड का ऑफेंस के लिए उन्होंने बताया है कि सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉज। तो अगर सेम सेक्शन में और सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है तो सेम काइंड का ऑफेंस माना जाएगा। और सेक्शन 220 बोलता है कि ट्रायल फॉर मोर ऑफेंसेस दैन वन, अगर एक से अधिक ऑफेंसेस का ट्रायल चलेगा तो उसके बारे में उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 221 में। और सेक्शन 221 बात करता है व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो 21 में है कि अगर ये डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है तो इन सभी के आधार पर अगर उसका इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा तो उसमें से किसी भी ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उस पर कंडक्ट कर सकती है। अब है क्लॉज बी, इसमें है कि फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। वेयर द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स आर सच दैट दे मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्चू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 223। तो 223 वो बात करता है कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली, कौन से लोग जो हैं जिनके ऊपर मतलब कौन से पर्सन से, मतलब अगर कई पर्सन ने एक साथ मिलकर के ऑफेंस कमिट कर दिया तो किस तरह के ऐसे लोग हैं जिनको एक साथ जिन पे अपराध आरोपित किए जाएंगे, दे वुड बी चार्ज टुगेदर जॉइंटली। तो एक साथ उनके ऊपर अपराध आरोपित किए जाएंगे, दे वुड बी चार्ज जॉइंटली। कौन ऐसे कौन से लोग होंगे, तो सेक्शन 223 में इसी बात के बारे में बताया गया है। तो इसमें बोला है कि द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स आर सच दैट दे मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्चू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 223। तो अगर कि बहुत सारे लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या कई सारे ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं और उन पे जो अपराध आरोपित हुआ है वो उसका जो ट्रायल है वो 223 सेक्शन 223 के आधार पर चलेगा। तो उसमें बोल रहे हैं कि द ऑफेंसेस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस। तो बोल रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी उसके द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल उस पर कंडक्ट किया जा सकता है उन ऑफेंसेस में।
अब है सेक्शन 185 पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीज़न। इसमें है कि notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, the state government may direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried in any sessions division। तो बोल रहा है कि भले ही इसके इस चैप्टर के प्रीवियस सेक्शंस में कोई प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन इशू कर दिया कि ये केस या इस क्लास का केस, इस टाइप के केसेस जो है किसी डिस्ट्रिक्ट के, वो सेशंस डिवीज़न के यहाँ उसका ट्रायल चलेगा, तो वो सेशन डिवीज़न उस सेशंस डिवीज़न के यहाँ ही उसका ट्रायल चलेगा, फिर वो कहीं और पे नहीं चलेगा, भले ही इसके पहले कोई भी प्रोविज़न इस चैप्टर के किसी सेक्शन में कोई प्रोविज़न दिया गया हो। फिर इसमें प्रोविज़ो है कि प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज़ नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो बोल रहे हैं कि लेकिन जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अपोजिट नहीं होना चाहिए। मतलब कि उनके डायरेक्शन से पहले, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू कर दिया था और स्टेट गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन इशू किया वो अपोजिट है उसके स्टेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे यही प्रोविज़न में बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन इशू किए हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इशू किए हैं, अंडर दिस कोड मीन्स अंडर CRPC इशू किए हैं, या अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब कि कोई और लॉ जो इम्प्लीमेंटेड है उसके अंडर जो है डायरेक्शन इशू किया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, तो उसके रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है। अब है सेक्शन 186। इसमें हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। तो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अगर कोई डाउट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। तो अब यहाँ पे वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड क्वेश्चन अराइजेज एज टू विच ऑफ देम ought to inquire into or try that offense, the question shall be decided। तो बोल रहे हैं कि अगर दो या दो से अधिक कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है सेम ऑफेंस का, तो उसका इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ चलेगा, इस क्वेश्चन को डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा। क्लॉज ए में बोल रहे हैं कि बाय द हाई कोर्ट, बाय दैट हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट से? इसमें कि इफ़ द कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, मतलब कि दो या दो से अधिक कोर्ट ने सेम ऑफेंस में कॉग्निजेंस लिया है लेकिन वो सबॉर्डिनेट है सेम हाई कोर्ट के, तो फिर वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, वहाँ का हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके यहाँ इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। अब है क्लॉज बी, इफ़ द कोर्ट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड। तो इसमें है कि अगर दो या दो से अधिक कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया है सेम ऑफेंस में, लेकिन वो सबॉर्डिनेट सेम हाई कोर्ट के नहीं है बल्कि अलग अलग हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, तो उस कंडीशन में जिस हाई कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में प्रोसीडिंग पहले शुरू की गई थी वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके यहाँ इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। फिर आगे है कि एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। तो क्लॉज ए या क्लॉज बी में जब ये डिसाइड कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा कि किसके यहाँ इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा, तो और जो प्रोसीडिंग्स है, मतलब और भी कोर्ट्स ने जो कॉग्निजेंस लिए गए थे उनके जो प्रोसीडिंग्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। सेक्शन 187 पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो कोई ऑफेंस किसी ने कमिट किया लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, तो उस केस में जो है समन या वारंट कैसे इशू किया जाएगा। सबसेक्शन 1 where a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction an offence which cannot under the provisions of section 177 to 185 or any other law for the time being in force be inquired into or tried within such jurisdiction। तो बोल रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जो उनके पास रीज़न है, उनको विश्वास होता है कि किसी पर्सन ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो उनके जुरिसडिक्शन के बाहर कमिट किया है, और उसका जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो प्रोविजंस जो दिए गए हैं सेक्शन 177 से 185 तक उनमें नहीं चल सकता है इंक्वायरी और ट्रायल उन प्रोविजंस को फॉलो करके, बट इज़ अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ट्राइबल इन इंडिया। लेकिन कोई और लॉ है जिसमें जो है उनका ट्रायल इंडिया में चल सकता है। सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इन टू द ऑफेंस
एज इफ़ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिस्डिक्शन। तो बोल रहे हैं कि वो मजिस्ट्रेट जो है उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं एज इफ़ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिस्डिक्शन, जैसे कि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया है, एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम, और उसको कंपेल कर सकते हैं उस अपीयर होने के लिए उनके यहाँ, एंड सेंड सच पर्सन टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंस, और उस पर्सन को जो है उस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज सकते हैं जिनको इंक्वायरी और ट्रायल चलाने का जुरिस्डिक्शन है, जिनके पास उस ऑफेंस में इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करने का पावर है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है, उनके यहाँ भेज सकते हैं। फिर है इफ़ सच ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सच पर्सन इज़ रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन टेक द बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटीज़ फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। और फिर बोलते कि लेकिन अगर वो ऑफेंस जो कमिट किया है वो डेथ सेंटेंस उसमें नहीं अवॉर्डेड है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो उसमें और वो पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो बेल के लिए रेडी है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उससे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी उसकी अपीयरेंस के लिए उन मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको फिर रिलीज़ कर देंगे वो बॉन्ड साइन करवा के विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। अब है सबसेक्शन 2, इसमें है व्हेन देयर आर मोर magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the high court। तो बोल रहे हैं कि वो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जिनको पता चलता है कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया है उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर, फिर उसको जो है वो ऑफेंडर को जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजते हैं, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ, लेकिन फिर वो बातें जब भेजना होता है उनको लगता है कि उनको पता चलता है कि वो जो ऑफेंस कमिट किया है उसमें जो है कई सारे मजिस्ट्रेट है जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, और वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास उनको भेजना चाहिए उस पर्सन को अपीयर होने के लिए। तो इस केस को जो है हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा डिसाइड करने के लिए। अब है सेक्शन 188, इसमें है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, क्लॉज ए में बाय सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर। तो कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया है, वो हाई सीज या एल्सवेयर में कमिट किया है, या क्लॉज बी में है बाय पर्सन, मतलब सिटीजन नहीं है, किसी पर्सन ने कमिट किया है, नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी एयरक्राफ्ट या शिप जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found। तो बोल रहे हैं कि उस कंडीशन में, मतलब कोई सिटीजन है जिसने हाई सीज या कहीं और पे ऑफेंस कमिट किया है, या कोई पर्सन है वो रजिस्टर्ड इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने कहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है, जहाँ पे उनको पकड़ा जाएगा, जहाँ पे वो मिलेंगे वहीं पे माना जाएगा कि वहीं पे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। अब है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सेक्शंस of this chapter no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। तो बोल रहे हैं कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में अगर मतलब इंडियन सिटीजन ने हाई सीज या एल्सवेयर का ऑफेंस कमिट किया है, या कोई और पर्सन है जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसने रजिस्टर्ड इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप पे ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके अगेंस्ट में जब कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, जब भी स्टार्ट किया जाएगा इंक्वायरी और ट्रायल, वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के स्टार्ट नहीं किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। अब है सेक्शन 188A, इसमें है ऑफेंस कमिटेड इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर कोई ऑफेंस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कमिट किया गया है, मतलब कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तो और फिर 200 नॉटिकल माइल्स वो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो इसमें बोल रहा है कि व्हेन एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम एक्ट 1976 और as altered by notification if any issued under subsection 2 thereof, such person may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed in any place in which he may be found or in such other place as the central government may direct under section 13 of the said act। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसका जो इंक्वायरी और ट्रायल होगा उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो वो जहाँ पे उसको पकड़ा जाएगा वहाँ पे उसका इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई डायरेक्शन इशू किया है कि यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा तो वहाँ पे चल सकता है। सेक्शन 189 रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। When any offence alleged to have been committed in territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 188, अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है क्लॉज ए या क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 188 में, वही इंडियन सिटीजन या एनी पर्सन एनी अदर पर्सन, तो उसका जो इंक्वायरी और ट्रायल वो प्रोविजन 188 में चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ थिंग्स फिट डायरेक्ट दैट कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड। तो डिपोजिशंस का मतलब होता है एनी फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट, और एग्जिबिट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है उनकी कॉपीज़ को, डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर के सामने या जुडिशियल ऑफिसर के सामने इन और फॉर दैट टेरिटरी, इन दैट उस टेरिटरी में या उस टेरिटरी के लिए, और बिफोर डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, या उस डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने इन और फॉर दैट टेरिटरी, उस टेरिटरी में या उस टेरिटरी के लिए, और वो जो एग्जिबिट्स डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय द कोर्ट होल्डिंग सच इंक्वायरी और ट्रायल। वो कोर्ट जो है उसको एविडेंस की तरह रिसीव करेगी जो कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल चला रही है उस पर। इन एनी केस इन विच सच कोर्ट माइट इशू अ कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस। तो किसी भी केस में जिसमें वो कमीशन इशू कर सकते हैं एविडेंस लेने के लिए, उसमें वो उस डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स को एविडेंस की तरह रिसीव करेंगे एज टू द मैटर्स टू विच सच डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स रिलेट। तो वो डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स उस केस से जैसे रिलेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।